एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 12 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ मेरे टेलीग्राम पर। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है। आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे कल एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था। सवाल मेरा ये था कि जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी। भारत में 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें से एक है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1939 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो इस टाइम पर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और सीआरपीएफ जो है ये स्पेशली बॉर्डर एरियाज में जो भी थ्रेट्स होते हैं उनसे निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स है। ज़्यादातर आप देखोगे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कुछ भी ऑपरेशंस करने होते हैं तो सीआरपीएफ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा एक है सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ की वर्किंग दूसरी है। सीआईएसएफ दरअसल देश के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। सीआईएसएफ जैसे कि भारत की धरोहर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, इंडिया गेट, ठीक है, या फिर दिल्ली में इतने सारे हैं जैसे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे उन सब की भी हिफाजत सीआईएसएफ के ही हाथ में है। भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस लाइक अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स, तो एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी पूरी पूरी सीआईएसएफ के हाथों में है। और मेट्रोस की सिक्योरिटी ये भी सीआईएसएफ के हाथों में होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे सीआरपीएफ जो है ये इस तरीके के बॉर्डर के आसपास थ्रेट्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए है। और जो सीआईएसएफ है ये इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है वरुण अवस्थी 07। तो आप यहाँ से मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है कैस्पर स्काई। इन्होंने कौन से आईआईटी के साथ पैक्ट साइन किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र को लेकर? तो कैस्पर स्काई ने अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ ये पैक्ट साइन किया है। आपको पता है कैस्पर स्काई कहाँ की कंपनी है? सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कैस्पर स्काई दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से आती है। और ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को। ये रशिया की कंपनी है। तो आईआईटी दिल्ली और कैस्पा स्काई दोनों साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को लेकर आइडियाज शेयर करेंगे आने वाले टाइम में। इसका सीधा सीधा फायदा आईआईटी दिल्ली के छात्रों को भी मिलेगा। और कैस्पा स्काई को भारत में जो न्यू आइडियाज न्यू ब्रेन्स आ रहे हैं, यंगस्टर जो निकल के आ रहे हैं, उनका लाभ पहुंचेगा। ये कौन सा बैंक है जिन्होंने अभी हाल ही में एक अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट स्वाइप? और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इनका कहना है ये यूथ सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड है। मतलब कहने का युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया क्रेडिट कार्ड है। तो इसको लॉन्च करने वाला ये जो बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है इसकी खास बात यह है कि इसमें नो इंटरेस्ट चार्ज कार्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपको 45 दिन के अंदर पैसा वापस करना होता है बैंक का, आपने जो भी क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया। तो 45 दिन से पहले अगर आप कितना भी पेमेंट कर दीजिए, आप चाहे पूरा कर लीजिए चाहे ईएमआई पर दे दीजिए, उस पर जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। कोई भी पैसा नहीं लेगा बैंक आपसे। दूसरी चीज यहाँ पर इन्होंने युवाओं के लिए रेफरल प्रोग्राम भी दिया है। आजकल का जो यंगस्टर है वो रेफरल्स पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है, उसे लाइक भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई दूसरों को लिंक भेजे, ठीक है, कि भाई 5 लोगों ने अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो आपको एक्स्ट्रा रिडीम पॉइंट मिलेंगे। तो ये रेफरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक्सक्लूसिव मर्चेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम भी है यहाँ पर। तो कई सारे चीज़ें भी यहाँ पर रिडीम पॉइंट के रूप में मिलेंगी। जैसे कि अगर आप मूवी जा रहे हैं देखने तो मूवी के लिए आपको रिडीम पॉइंट मिलेंगे। अगर आप कहीं पर खाना खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। और मास्टर कार्ड जो है ये अमेरिकी कंपनी है। मास्टर कार्ड ने कुछ टाइम पहले एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी, 1966 में। हेडक्वार्टर है मास्टर कार्ड का न्यूयॉर्क। और इसके सीईओ हैं मिशेल माइबाक। क्या नाम है? मिशेल माइबाक। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये बहुत ही नया बैंक है। 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी।
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और आईडीएफसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे वी वैद्यनाथन। क्या नाम है? वी वैद्यनाथन। और ये जो आईडीबीआई बैंक है ना, आपको पता है आईडीबीआई बैंक किसकी सब्सिडरी है? ये एलआईसी की सब्सिडरी है। एलआईसी की स्थापना 1956 में करी गई थी और आईडीबीआई की स्थापना 1964 में करी गई है। कैनरा बैंक 1906 और एचडीएफसी बैंक 1994 में स्थापित किया गया। इनमें से ये कौन सा देश है जो कि 2024 में होने वाले महिलाओं के टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है? ये देश है बांग्लादेश। इस बार बांग्लादेश में आयोजन होगा टी20 विमेंस वर्ल्ड कप का। जो विमेंस वर्ल्ड कप है ये जो इस बार बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा है, उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है, 2024 में मेंस टी20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है। तो मेंस टी20 कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है वेस्ट इंडीज और यूएसए में। जो मेंस टी20 वर्ल्ड कप है ये 4 जून से शुरू हो रहा है और 30 जून तक ये चलेगा। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। और आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। ये कुछ टाइम पहले जब इस बार जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था ना 50 ओवर्स का, अभी जो हाल ही में समापन हुआ है जिसका, तो उसके फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब पुरस्कार वितरण हो रहा था तो उस टाइम पर मौजूद थे ग्रेग ब्रैकली। इसका जो ये लोगो लॉन्च किया गया है, इस लोगो में ये जो आपको बिजली जैसी चमकती हुई दिखाई दे रही है ना ऊपर नीचे, दरअसल इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट का लोगों के लिए प्यार है, जो एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ये है ढाका। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। आपको पता है शेख हसीना कौन है? ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है बांग्लादेश में। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। ये दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। और इस बार इसकी थीम रही फ्रीडम, इक्वेलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में मानवाधिकारों का हनन ना होने पाए। ये हर एक देश में चल रही सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को उनके राइट्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहली बार यह दिवस 1948 में मनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तेलंगाना में सरकार तो बनी गई है, आपको पता ही है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी कुछ टाइम पहले अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है ए रेवांत रेड्डी। क्या नाम है? ए रेवांत रेड्डी। तो ये तो मुख्यमंत्री हो गए। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे बेसिकली देखा जाए तो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। इनका नाम है दामोदर राज नरसिम्हा। इनको यहाँ के मुख्यमंत्री ए रेवांत रेड्डी के द्वारा अपॉइंट किया गया है हेल्थ मिनिस्टर के रूप में। और राज नरसिम्हा की अगर बात करें तो इन्होंने 1989 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी थी कांग्रेस को ज्वाइन करके। उसके बाद ये जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें भी ये 2 बार परफॉर्म कर चुके हैं। माफी चाहता हूँ, विधानसभा की सीटों में 2004 में इन्होंने पहली बार विधानसभा की सीट जीती। इसके बाद 2009 में भी इन्होंने अपनी सीट एक जीती थी। इस बार जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, क्योंकि इस बार भी ये इलेक्शन जीते हैं, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस बार तेलंगाना के अंदर अंदोले। इस जगह का नाम क्या है? अंदोले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है, हम सभी को पता है। तो बीजेपी के द्वारा नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर? तो अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णु देव साई। और इम्पोर्टेंट यह है कि विष्णु देव साई ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पिछले 23 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कोई ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री बना है छत्तीसगढ़ का। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम आप जरूर ध्यान रखें, विष्णुदेव साई। ये इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में दिख सकता है। विष्णुदेव साई इस टाइम पर 59 की एज के हैं। और इस टाइम पर गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ में? ये है बिश्व भूषण हरिचंदन। ये कौन सी कंपनी है जो कि दुनिया की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल तंबाकू की कंपनी बन गई है? तो ये है इंडिया टोबैको कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईटीसी। आईटीसी की स्थापना अंग्रेजों के टाइम पे करी गई थी 1910 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव पुरी। क्या नाम है? संजीव पुरी। और अभी हाल ही में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, ये जो बैट है ना, बैट जिसको बोलते हैं ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, तो बैट ने अपने शेयर्स बेच दिए जिसकी वजह से इनकी वैल्यू कम हो गई।
और आईटीसी की दुनिया भर में तंबाकू को लेकर जो वैल्यू है इस टाइम पर, मार्केट वैल्यू, ये $67 बिलियन की है। अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो 5.6 लाख करोड़, करीब करीब आप बोल सकते हो 6 लाख करोड़ की कंपनी है ये। तो ये दुनिया में तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल तंबाकू की कंपनी है। नंबर 1 पे अमेरिकी कंपनी फिलिप मॉरिस है, और नंबर 2 पे जो कंपनी है इसका नाम है आल्ट्रिया ग्रुप। क्या नाम है? आल्ट्रिया ग्रुप। तो ये सारी कंपनीज वही हैं जो कि सिगरेट्स बनाती हैं और दूसरे तंबाकू पदार्थ जो कि निकोटीन जिसमें होता है। और आईटीसी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। संजीव पुरी नाम ध्यान रखिएगा, चेयरपर्सन है इस टाइम पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कौन से गायक हैं जिनकी अभी सराहना करी गई है इनके एक नए गाने काशी स्तुति को लेकर? तो काशी स्तुति नाम का गाना गाया है कैलाश खेर ने, और ये गाना स्पेशली वाराणसी के लिए गाया गया है। वाराणसी में जो 80 घाट हैं उनके लिए। और वाराणसी में अभी कुछ टाइम पहले आपको पता ही है भोलेनाथ का एक कॉरिडोर भी बना था। तो उन्हीं के लिए ये काशी स्तुति गाई गई है जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको एक तरीके से बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति बताया हुआ है इस गीत को। उनका कहना है इस गीत को सुनते ही आप शिव के ही लोक में चले जाते हैं। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि कैलाश खेर को इसके लिए सम्मानित भी किया जाए। इससे पहले भी कैलाश खेर महाशिवरात्रि महोत्सव में भी कई बार नई नई स्तुति प्रस्तुत कर चुके हैं। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कौन से शहर में शुरू हो चुका है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 महीने पहले से लगातार इसके बारे में याद दिलाता रहता हूँ। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस बार आयोजित किए जा रहे हैं नई दिल्ली में, और इनकी शुरुआत 10 तारीख से हो चुकी है और ये चलेंगे 17 दिसंबर तक। और इस बीच में हमें यह भी पता लगेगा कि इस बार कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा, कौन सा इंस्टीट्यूशन रहा नंबर 1 पे। इस बार जो है करीब 1350 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं इसमें। 7 खेल खेले जा रहे हैं, ठीक है। और टोटल भारत में 32 राज्य और यूटीज मिलाकर यहाँ पर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये तो बात हो गई खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। अगर बात करी जाए खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब करी गई थी? पहली बार इसकी शुरुआत साल 2018 में करी गई थी। नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया गेम्स हुए थे। दूसरे जो खेलो इंडिया गेम्स हुए 2019 में वो हुए थे पुणे में, और जो तीसरे हुए थे 2020 में ये हुए थे गुवाहाटी में। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है नए भारत का सामवेद। ये किताब किसके द्वारा लॉन्च करी गई? इसको फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अब ये जो पुस्तक है जिसका नाम है नए भारत का सामवेद, इस पुस्तक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे स्पीचेस हैं जो कि उन्होंने भारतीय संविधान को लेकर दिए हुए हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी स्पीचेस दी गई हैं उनका कंपाइलेशन है इस किताब में। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि एक किताब और लॉन्च हुई है जिसका नाम है ज़ेबा। क्या नाम है? ज़ेबा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ये किताब किसने लिखी है? हुमा कुरैशी ने ये किताब लिखी है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा 27वें वाइपा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन होस्ट किया गया है। कौन से शहर में? तो देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है इस बार वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट समिट की, ये 11 तारीख से शुरू हुई है, मतलब कल के दिन ये शुरू हुई है और ये 14 तारीख तक चलेगी। 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, 11, 12, 13, 14। इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित करी जा रही है। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस कॉन्फ्रेंस की तो यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और 50 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैं, और करीब 70 देशों के लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरीके से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था या कॉन्फ्रेंस होती है जो कि कहीं ना कहीं दुनिया भर के देशों को इनवाइट करती है इन्वेस्ट करने के लिए उस पृष्ठभूमि पर। तो जाहिर सी बात है भारत में ये हो रही है इस बार। तो भारत में दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बार आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में, और कहीं ना कहीं भारत में निवेश भी करेंगे। और यहाँ पर वाइपा का मतलब पता है क्या है? WAIPA। इसको बोलते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। स्विगी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। स्विगी जोमेटो कोई ऐसा नहीं है बच्चा बच्चा जानता है। स्विगी के नए चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पदभार किसको दिया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है आनंद कृपालू, और इन्हें इस क्षेत्र में 40 वर्षों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इस वजह से स्विगी ने इनको नया चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। आनंद कृपालू इससे पहले डाइया जियो कंपनी में भी थे,
एमडी की पोस्ट ये सर्व कर चुके हैं। और इसके अलावा ये ईपीएल लिमिटेड में भी सीईओ की पोस्ट सर्व कर चुके हैं। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 40 साल लगभग लगभग एक जीवन ही आप मान लीजिए। तो अब स्विगी का पदभार अब ये पूरा पूरा संभालेंगे। बाय द वे, स्विगी की स्थापना 2014 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर। और स्विगी के सीईओ कौन है? ये है श्री हर्ष मजेती। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ श्री हर्ष मजेती। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल सा है। आपको बताना है ये कौन सा विटामिन है जिसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरल है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, विटामिन बी, सी, डी या फिर ई। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप डायरेक्टली एग्जाम इंजन एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। जीएसजीके का फाउंडेशन बैच सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए प्री प्लस मेंस के लिए है। आप इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और इतना ही नहीं, साथ में कंप्यूटर की भी सारी क्लासेस अवेल कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बैच के आधार पर आप बहुत ही आसानी से 70% तक जीएस में स्कोर कर ले जाएंगे एसएससी के किसी भी एग्जाम में, या फिर स्टेट का आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई भी। यूटीज में बात करें तो जेएनके का आपका कोई भी एग्जाम हो, हर जगह पर आप एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के बेसिस पर। आप स्टैटिक जीके का कोर्स भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के अलग अलग रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही मेन फैक्टर होता है, आप रीजनिंग का भी फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हो। इसके बाद आप ये मान लीजिए कि रीजनिंग में आप कहीं पर भी फुल ऑन स्कोर करके आएंगे। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप SSC GS गुरु @gmail.com, इस पर आप हमें मेल करिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, हम आपको डिस्काउंट भी अवेल करा देंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।